Assalamu alaikum class, it's Abdul Basit, your science teacher. Students, our today's topic is difference between scalar and vector quantity. तो बेटा आज हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के दरमियान डिफरेंस को फाइंड करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो बेटा यानी कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम सिर्फ़ और सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड के साथ कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके साथ यानी कि मैग्नीट्यूड के अलावा हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। मैग्नीट्यूड से मुराद बेटा मैग्नीट्यूड वो होती है किसी भी चीज़ की वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये पेंसिल है, तो ये पेंसिल अगर 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है तो 5 सेंटीमीटर इसकी मैग्नीट्यूड हुई, ठीक है। तो सपोज़ अगर हमारे पास कोई चेयर है तो चेयर का ये इतना जो है वेट है तो वो उसकी मैग्नीट्यूड होएगी, ठीक है। यानी कि 5 किलो उसका वेट है तो 5 किलोग्राम उसकी मैग्नीट्यूड है। तो यानी कि किसी भी चीज़ की वैल्यू को मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो हम उसकी मैग्नीट्यूड के साथ उसको टोटली डिस्क्राइब कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटी को। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो साथ उसके हम उसके अप्रोप्रिएट यूनिट लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल 2.5 kg 40 सेकेंड्स 1.8 मीटर्स। तो ये 2.5 उसकी मैग्नीट्यूड और kg उसका यूनिट। इसी तरीके से 40 उसकी मैग्नीट्यूड और सेकंड उसका यूनिट। इसी तरीके से 1.8 उसकी मैग्नीट्यूड और m उसका यूनिट है। तो बेटा इसकी एग्जांपल्स हैं स्केलर क्वांटिटी की। फॉर एग्जांपल मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बताया वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी बेटा उसमें हमने बताया था स्केलर क्वांटिटी में कि इसको हम सिर्फ़ और सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड के साथ प्रॉपरली डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, मुकम्मल तौर पे। लेकिन बेटा वेक्टर क्वांटिटी में हम मुकम्मल तौर पर मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसके साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। तो यही बेटा मेन फ़र्क है। स्केलर क्वांटिटी को हम मैग्नीट्यूड के साथ डिस्क्राइब करते हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड अलॉन्ग विद इट्स डायरेक्शन। इसकी मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने कहा कि वेक्टर क्वांटिटी आर वेलोसिटी बेटा मतलब फ़ासला तय करना। तो हमें फ़ासला तय करने हम सपोज़ बताएंगे कि हमने इतनी वेलोसिटी से फ़ासला तय किया, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में किया। डिस्प्लेसमेंट अगर हमने की है तो हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट किस तरफ की है। फोर्स है तो फोर्स हमें बतानी पड़ेगी कि हमने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस एंड बिटवीन 2 पॉइंट्स, दीज 2 पॉइंट्स। ये देखें बेटा, सपोज़ हम लोग यहाँ पर उकाड़ा में हैं, ठीक है, और हमने लाहौर जाना है, ठीक है। तो ये सपोज़ ये लाहौर है, तो ये हमारे पास आ गया उकाड़ा और ये हमारे पास आ गया लाहौर, ठीक है। अब बेटा हमने उकाड़ा से लाहौर जाना है तो हम ये डिफरेंट फासला तय करते हुए एक हम इस तरह करते हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे लाहौर, ठीक है। तो ये बेटा ये जो हमने फासला तय किया इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन अगर बेटा हम इस फासला तय करने के बजाय हम डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ गए तो बेटा शॉर्ट डिस्टेंस कौन सा हुआ, ये वाला या ये वाला, ठीक है। तो ये वाला इस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, और जबकि ये वाला बेटा ये लेंथ वाला फासला इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बेटा यही फ़र्क है कि ये क्या है जी, द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डेट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक्स, सो प्रिपेयर थोरोली। अल्लाह हाफिज़। ऑर्गेनिज्म इज़ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये 2 वर्ड से मिलके बना है। एक माइक्रो जिसका मतलब है स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म जिसका मतलब है लिविंग थिंग्स। तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो जो है इनको हम बहुत छोटे लिविंग थिंग्स बोलते हैं जो कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, ठीक है, नेकेड आई से हमें नज़र नहीं आते। इनके देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू सी दीज ऑर्गेनिजम्स। इन ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है और इनकी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई आर द एग्जांपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा इनके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस। तो अब हम पहले एडवांटेजेस को पढ़ते हैं कि एडवांटेजेस इसके कौन कौन से हैं।
सबसे पहले बेटा आ गया सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द मेकिंग डिफरेंट फूड आइटम्स, दे आर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड योगर्ट। तो बेटा ये जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये डिफरेंट फूड आइटम्स बनाने के काम आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम कोई दही वगैरह जमाते हैं तो हम यानी कि दूध में हम दही की थोड़ी सी मिकदार डालते हैं, तो वो जो हम दही डालते हैं बेटा वो सारे बैक्टीरियाज होते हैं। तो जब हम बैक्टीरिया दही वो दूध में डालते हैं तो सुबह तक देखते हैं तो वो बैक्टीरिया अपनी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके होते हैं और पूरे दही में फैल चुके, पूरे दूध में फैल चुके होते हैं, तो वो पूरे दूध को दही बना चुके होते हैं। तो इस तरीके से हम फूड आइटम्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। उसके बाद बेटा आ गया मैनी बैक्टीरिया आर यूज्ड इन आवर बॉडी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे स्टमक में बेटा बहुत किस्म के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, हमारी इंटेस्टाइन में बड़े किस्म के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो कि हमारे फूड की डाइजेशन में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। देन बेटा आ गया सम फंजाई, ये सोमी नहीं है बेटा, ये गलती से लिखा गया है सर से, तो ये सम फंजाई है। सम फंजाई आर यूज्ड फॉर मेकिंग एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स। तो एंटीबायोटिक मेडिसिन्स बनाने के भी कुछ फंजाई काम आते हैं। द एंटीबायोटिक्स आर, अब वो एंटीबायोटिक के बारे में बता रहा है कि एंटीबायोटिक क्या चीज़ है। द एंटीबायोटिक्स आर द कंपाउंड्स डैट आर यूज टू किल एंड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक्स बेटा वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि बैक्टीरियाज को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो डिजीज़ कॉज करती हैं। ठीक है, तो उन्होंने फिर एंड पे बताया कि द फर्स्ट एंटीबायोटिक कॉल्ड पेंसिलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस कॉल्ड पेंसिलम। तो बेटा सबसे पहली जो एंटीबायोटिक बनाई गई थी उसका नाम पेंसिलिन था और उसे फंगस से मतलब फंजाई से ही बनाया गया था जिसका नाम पेनिसिलम था। नेक्स्ट बेटा आ गया इसका फोर्थ एडवांटेज, वो कहते हैं सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई आर यूज टू ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो बेटा ये जो हमारे पास होते हैं ना डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इनको बेटा ये जो हमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इनको डीकम्पोज करते हैं। अब हम सपोज़ बेटा अब हम कहीं जा रहे हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर कोई भैंस वगैरह अगर मरी हुई है तो हम 10-15 दिन के बाद वहाँ पर दोबारा अगर गुजरें तो वहाँ से हमें वो भैंस वहाँ पर मरी हुई नहीं मिलती, तो वो उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये बैक्टीरिया फंजाई और दूसरे जानवर वगैरह वो क्या करते हैं उसे डीकम्पोज कर देते हैं। डीकम्पोज करने मतलब उसको ब्रेक डाउन उसकी कर देते हैं डेड बॉडीज़ की सिंपलर सब्सटेंसेस में। इसकी वजह से वो क्या कहते हैं ड्यू टू दीज आर डीकम्पोजर्स, फिर इस वजह से उनको डीकम्पोजर्स कहा जाता है। एंड दे क्लीन ओवर इन्वायरमेंट, और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। तो इसका ये बहुत बड़ा बेटा एडवांटेज है कि अगर ये डीकम्पोज ना करें तो इससे हमारे पूरे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा स्मेल फैल जाएगी, फिर इसके अलावा हमारे डिफरेंट बीमारियां हमारी इन्वायरमेंट में आ जाएंगी। तो ये डीकम्पोजर्स के तौर पे काम आते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देती है। उसके बाद बेटा आ गया डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिसएडवांटेज वो क्या है जी, दे कैन कॉज सम फेटल डिजीज़, ये फेटल डिजीज़ कॉज करते हैं। हमें पता है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह ये हमारी बॉडी में बहुत ही फेटल डिजीज़ कॉज करती हैं। तो ये जो डिजीज़ जब कॉज करती हैं तो बेटा ये हमारे बड़ी जानलेवा साबित होती हैं वो डिजीज़, तो ये बहुत बड़ा इसका नुकसान है। उसके बाद आ गया सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड बाय ग्रोइंग ऑन इट। तो कुछ हमारी बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे फूड को क्या करती हैं, ख़राब करते हैं। वायरसेस बैक्टीरिया हमारे फूड को ख़राब कर देती हैं और स्पॉइल कर देती हैं। तो ये जो कि हमारे खुराक को अनफिट फॉर यूज़ बना देती हैं, हम उसे खा नहीं सकते, ख़राब कर देती हैं। फॉर एग्जांपल सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का ख़राब हो जाना, खट्टा हो जाना, और मोल्ड ऑन ब्रेड, जो ब्रेड के ऊपर काई वगैरह लग जाती है। सो बेटा दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, सो प्रिपेयर थॉरोली। अल्लाह हाफिज़। बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल मटीरियल्स। तो बेटा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये होते क्या हैं और इनका क्या हमारे इन्वायरमेंट में इफ़ेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। द मटीरियल विच आर नेचुरली डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय नेचुरल प्रोसेस एंड मिक्स द सॉइल फॉर रीयूज बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। तो बेटा बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स वो होते हैं जो कि नेचुरली कुदरती तौर पर वो डीकम्पोज हो जाते हैं। मतलब जब हमने उनको यूज़ कर लिया, यूज़ करने के बाद हम उन्हें फेंक वगैरह देते हैं, जब हम कहीं पे फेंक देते हैं तो उसके बाद बेटा वो डीकम्पोज हो जाते हैं। मतलब वो डीकम्पोज होकर सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज हो जाते हैं और बाद में उनको ह्यूमंस या जो प्लांट्स हैं वो सॉइल में से यूज़ कर लेते हैं।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा जैसे बायो प्लांट्स, अच्छा ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह रहे हैं जी किचन वेस्ट, किचन का जो वेस्ट होता है, किचन का वेस्ट मतलब जो हमारे पास फालतू सब्जियां वगैरह होती हैं, जब हम कटिंग करते हैं तो फालतू सब्जियां वगैरह जो हम फेंक देते हैं बेटा, वो वाला वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होने के बाद उसको हम, हमारी जो सॉइल है वो यूज़ कर लेती है। उसके बाद ट्री के लीव्स, ठीक है, जो बेटा दरख्तों के पत्ते होते हैं वो ज़मीन पे गिरते हैं, तो ज़मीन पे गिरने के बाद वो क्या होता है, वो लीव्स वो डिकम्पोज हो जाते हैं और उन्हें हमारी सॉइल में वो चले जाते हैं। उसके बाद बेटा वुड वगैरह को भी ये जो हमारे बैक्टीरियाज और वायरसेस वगैरह होते हैं वो डिकम्पोज कर जाते हैं। पेपर, जो हमारे पास कागज़ के पेपर होते हैं वो भी डिग्रेड हो जाते हैं। उसके बाद लेदर, चमड़ा, फीदर, हमारे पर वगैरह और वेजिटेबल्स और ये हमारी सब्जियां वगैरह। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, बेटा वो मटेरियल होते हैं जो कि डिग्रेड नहीं हो पाते, मतलब वो डिकम्पोज नहीं हो पाते। तो द मटेरियल डैट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर फॉर्म, जो कि डिकम्पोज नहीं हो पाते। फॉर एग्जांपल बेटा जिस तरह हमारे शॉपर बैग्स हैं, प्लास्टिक्स वगैरह हैं, तो वो सारा साल भी किसी जगह पर पड़े रहें तो वो ख़राब नहीं होंगे, वो जो है उसी तरीके से वो पड़ेंगे, डिकम्पोज नहीं होंगे, तो वो डिकम्पोज नहीं हो पाते। तो ऐसे मटीरियल को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल बोलते हैं। तो उनकी बेटा एग्जांपल है जैसे ग्लास, शीशा अगर हम 100 साल भी कहीं पे रख दें तो शीशा ख़राब नहीं होगा, वो गंदा तो ज़रूर हो जाएगा लेकिन बेटा डिग्रेड नहीं होगा। फिर सिरामिक्स हमारे जो हैं पत्थर वगैरह, वो फिर हैवी मेटल्स, जो मतलब हमारे जो मेटल्स होते हैं एलुमिनियम, स्टील वगैरह, वो भी ख़राब नहीं होते। डिटर्जेंट्स, फिर टॉक्सिक केमिकल्स, वो भी डिकम्पोज नहीं होते। स्टेरोफॉर्म एंड प्लास्टिक बैग, वही शॉपर बैग की बात आ गई। तो इनको बेटा हम किस तरीके से कर सकते हैं इस्तेमाल, इनके लिए 3R स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है। 3R स्ट्रेटजी आपको पता है वो कौन सी स्ट्रेटजी है? रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। मतलब हम सबसे पहले रिड्यूस, इनका इस्तेमाल कम कर दें, फिर हम इनको रीयूज़ मतलब दोबारा इस्तेमाल में लाएँ, और फिर क्या है रिसाइकल मतलब उन्हें हम रिसाइकल करें, दोबारा से उनसे कोई नई चीज़ें बनाएं। आर यूज टू ट्रीट नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। तो बेटा दैट वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, सो प्रिपेयर थॉरोली। अल्लाह हाफिज़।